Hello, everyone. This is in continuation of our collaboration with KHPT and the Global Coalition of TB Advocates, focusing on tuberculosis, especially from a community perspective. As we all know, TB claims about 4,100 lives a day globally, and of that, 1,400 are in India. And human support at the ground level from helpline workers and TB champions can make a difference between that life and death. So to speak with us today, we have Sabah. Welcome, Sabah. हेलो मैम। आप अपना परिचय दे सकते हैं प्लीज? यस मैम। हेलो, मेरा नाम सबा है और मैं नॉर्थ दिल्ली जहांगीरपुरी में रहती हूँ और मेरी स्टडी MSW फाइनल ईयर है और मैं HIV फील्ड में ऑलरेडी मैंने 6 ईयर काम किया है और 2 साल से मैं टीबी के ऊपर काम कर रही हूँ एज ए टीबी चैंपियन। थैंक यू सबा। आप टच बाय टीबी के साथ जुड़े हुए हैं? यस मैम, टच बाय टीबी के साथ 2 साल से जुड़ी हुई हूँ मैं। थैंक यू सबा। तो कुछ टीबी के बारे में बातचीत करते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल ऑन द ग्राउंड काम करते हैं, लोगों के काफी करीब। तो आपसे ये जानना चाहिए था, टीबी पेशेंट्स मतलब टीबी अफेक्टेड पीपल को देखभाल प्रदान करने के लिए, खास करके ये महामारी के दौरान, आपने सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना क्या किया? कौन सा था वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और इन्हें कैसे कम किया जा सकता था? जी मैम, जैसे कि अभी हमारे देश जो है कोविड-19 से जूझ रही है थी, बट अभी बहुत कम है और कोविड-19 के दौरान ही हमने काम किया है इस पे। कई पेशेंट्स के घर पर जैसे हमें हाउस होल्ड करना था, होम विजिट करनी जरूरी थी उन पेशेंट की जो ट्रीटमेंट पे हैं, उनसे उनका फॉलोअप लेना कि वो ट्रीटमेंट सही से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। उनके घर में कोई 5 साल से छोटा बच्चा है या नहीं है, अगर है तो उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई है INH या नहीं, उसके बारे में उनसे पूछना। उनके घर में कोई और उनके अलावा इन्फेक्टेड है, मतलब सिम्टोमेटिक लोग हैं या नहीं है, वो चीजें हमें जानकारी लेनी थी। लेकिन इस कोविड के दौरान जो है हमें ये फेस हुआ, मतलब किया हमने कि अगर हम किसी के क्लाइंट को कॉल करते हैं कि हम आपके घर पर आ रहे हैं मिलने के लिए, आपसे बात करनी है, तो वो यही कहते हैं मैम नहीं, हम नहीं मिल सकते और कोविड का टाइम चल रहा है और हमें भी इस चीज का खतरा है। बल्कि हम हर सेफ्टी के साथ जाते हैं, बट फिर भी हर किसी को मैम खतरा रहता ही है, कोई भी हो, चाहे वो टीबी पेशेंट हो, चाहे वो जनरल नॉर्मल कोई भी इंसान हो, हर किसी को थोड़ा बहुत डर रहता है। तो इसी तरह ये चीजें हमने फेस की। कॉल काउंसलिंग इतनी नहीं हो पाती ढंग से जितना हम फेस टू फेस पेशेंट्स और क्लाइंट्स को समझा सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट कितनी जरूरी है और उस ट्रीटमेंट को कंप्लीट करने के बाद हमने भी वो ट्रीटमेंट ली है और उसे लेने के बाद हम आज आपके सामने ऐसे खड़े हैं। हम आपको टीबी की जानकारी दे रहे हैं कि टीबी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आप उसको टाइम पे इलाज नहीं करते हैं तो वो चीजें आपको लाइलाज बन जाएंगी, MDR हो जाएगा, XDR हो जाएगा। वो चीजें हमें समझानी, फेस टू फेस समझ सकते हैं क्लाइंट्स, लेकिन कॉल काउंसलिंग पे बहुत कम समझते थे। तो ये चीजें हमने उस टाइम पे फेस की थी कि जल्दी से हमारे ये दौर खत्म हो जो कोविड-19 वाला है, तो उस चीज को। और दूसरा कुछ ये भी हमें प्रॉब्लम आई थी उस कोविड-19 के टाइम पे कि ट्रीटमेंट जो है क्लाइंट्स को पहले तो हम डोर टू डोर या वो हफ्ते वीकली हम मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन कोविड-19 के डर की वजह से कई क्लाइंट्स ने टीबी मेडिसिन तक नहीं पहुंच रहे थे। उनको एक ये डर था कि हम बाहर निकलेंगे तो हमें भी कोविड हो जाएगा। उस दौरान जो है ट्रीटमेंट काफी छूटे हैं लोगों के, LFU बहुत सारे क्लाइंट्स हुए हैं। तो हम, लेकिन एज ए टीबी चैंपियन जो हमारा रोल था, हम उन तक गए हैं, उस क्लाइंट तक रीच किया हमने, उनके होम विजिट करके उनको हमने मेडिसिन दी है ताकि वो
मेडिसिन छोड़े ना, उनका ट्रीटमेंट पूरा हो सके। तो ये चीजें हमने थोड़ा सॉल्व किया फिर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सबा। ये काफी मतलब बहुत अच्छी बात बताए आपने कि कोविड के टाइम में काफी इंटरप्शंस था ट्रीटमेंट में, डायग्नोसिस में, और होम विजिट्स, काउंसलिंग का काफी प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन फिर भी आपने जितना भी हो सके उतना कोशिश किया और काम भी किया है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो हमारा जो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है, जी ये टीबी चैंपियंस के सहायता के लिए और क्या कर सकता है? अभी क्या चल रहा है और क्या कर सकते हैं? हाँ मैम, जैसे कि मैं एज ए टीबी चैंपियंस नेटवर्किंग कोऑर्डिनेटर भी हूँ, एक तरह से मेंटोर हूँ। तो मैंने कई अपने नेटवर्क में 60 टीबी चैंपियंस जोड़े हैं, और वो भी अलग अलग ब्लॉक्स के हैं, अलग अलग गलियों से टीबी चैंपियंस मिले हैं मुझे। मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगी, जो एंटी टीबी प्रोग्राम है, अगर वो उन टीबी चैंपियंस के सपोर्ट के साथ चलेंगे, उनको अगर वो कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर उनको इंसेंटिव मिलता है, तो वो अपने भी गली को अवेयरनेस आराम से दे सकते हैं। अपने गली को टीबी की जानकारी देने के बाद टीबी को मुक्त करने में एक अच्छा योगदान दे सकते हैं वो लोग एज ए टीबी चैंपियंस। तो इसके लिए मैं बस यही कहूंगी कि वो उन टीबी चैंपियंस को एक थोड़ा बहुत जो भी हो सके वो उनको प्रोवाइड करें। एज ए टीबी चैंपियंस जो है, हम्म उनके लिए भी गवर्नमेंट्स में या एनटीईपी प्रोग्राम किसी भी में भी उनके लिए कोई वैकेंसीज होनी चाहिए कि हम्म हाँ, एज ए टीबी चैंपियंस आप इसमें लग सकते हैं, कर सकते हैं जॉब, गवर्नमेंट जॉब में, ताकि हम्म उनको भी ये चीज बेनिफिट मिले। क्योंकि टीबी के दौरान मैम कई लोगों की ट्रीटमेंट छूट जाती, वो हम्म जॉब छूट जाती है। वो अपने दिनचर्या में आने में उनको बहुत टाइम लग जाता है, पहुंचने में हम्म उसको कवर नहीं कर पाते हैं। जॉब छूटने के बाद वो बिल्कुल ही जॉबलेस हो जाते हैं। अगर उनको वहां पे एक सपोर्ट मिले, उस टीबी चैंपियंस उन्हें बनाने के बाद एक सपोर्ट मिले कि हाँ, आप अगर पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, तो आप आगे इस काम के लिए जुड़ सकते हैं, हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, एज ए एनटीईपी ये कर सकते हैं मैम, हम हम्म वो सपोर्ट हमें दे सकते हैं। एक फॉर्मलाइज्ड मैकेनिज्म होना चाहिए यस टीबी मैम, बिल्कुल चैंपियंस का, बिल्कुल। और उनका जो काम है दैट नीड्स टू बी वैल्यूड यस and cannot be they cannot be expected to work without any you know reimbursement or anything given to them for their time and efforts. यस Thank you. मैम। हाँ, तो चलिए अभी फील्ड लेवल पर, मतलब कम्युनिटी लेवल पर, जी ये महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता और कम्युनिटी जो समुदाय के सदस्य जो हैं जी वो एक साथ काम करें। यस। तो आपको क्या लगता है कि इसे मजबूत करने के लिए क्षेत्र स्तर पर और क्या चाहिए? व्हाट इज नीडेड फॉर दिस? अगर हम कम्युनिटी और स्वास्थ्य अधिकारी के साथ अगर हम काम करेंगे, तो उनको ये चीज देखना होगा कि हाँ, ये कम्युनिटी नहीं है, ये भी एक हमारे बराबर है, आगे ये भी वो चीजें काम कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक सपोर्ट वो दे सकते हैं कि वो हमें जो भी ट्रीटमेंट सेंटर है, डॉट सेंटर है, वहाँ पे एज ए टीबी चैंपियंस को रख सकते हैं डॉट सेंटर में। क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी डॉट प्रोवाइडर होते हैं, लेकिन वो डोर टू डोर कई लोग नहीं पहुँचते हैं डॉट सेंटर में। जो उनका काम है वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं हो पाता, कवर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कई लोग एलएफयू हो जाते हैं। बट अभी जो कुछ टाइम से जो हम वर्क कर रहे हैं, होम होम विजिट, डोर टू डोर जाना, पेशेंट क्लाइंट से मिलना, उन फॉलोअप करने के बाद उनके घर में सिम्टोमेटिक को रेफर करना, और रेफर करने के बाद वो डायग्नोस होना, तो ये चीज में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। तो अगर वो हमारे सपोर्ट से हो रही है, तो उनको हमें भी थोड़ा बहुत उस लेवल पे लाना चाहिए कि हाँ, आप इसमें जुड़ सकते हैं। एज ए
एक कोई भी पोजीशन, चाहे या तो काउंसलर के पोस्ट पे रख सकते हैं हम वहाँ पे उन्हें, एज ए टीबी चैंपियंस उनको हर ब्लॉक के हिसाब से रख सकते हैं कि हाँ आप यहाँ पे इस ब्लॉक के क्लाइंट्स का काउंसलिंग कर सकते हैं। क्योंकि मैम थोड़े थोड़े से ही हम जो है एक अपना घर कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो वह उसी तरह अगर हम एक एक टीबी चैंपियन से अगर काम कराते हैं उनकी गली में या उनके ब्लॉक में, तभी जाकर हम अपने डिस्ट्रिक्ट को टीबी मुक्त कर सकते हैं। तो मेरा यही होगा मैम कि इसमें वो हमें सपोर्ट दे कि हमें ये ना दिखाए कि हाँ नहीं आप अभी आए हो फिर कल चले जाओगे, ये चीजें ना हो। क्योंकि कम्युनिटी से अगर स्वास्थ्य अधिकारी जुड़े रहेंगे तभी जाकर कम्युनिटी टीबी मुक्त हो सकता है। सही बात है, सच सच बोला है आपने। तो अभी थोड़ा आपके एक्सपीरियंस, अनुभव में कुछ एक ऐसा सक्सेस स्टोरी या सक्सेसफुल इंसिडेंट, कोई नवाचार चीज आपने जो किया है, उसके बारे में कुछ आप शेयर कर सकते हैं प्लीज? यस मैम, बिल्कुल। वैसे तो कई स्टोरी है, बट मैं एक क्लाइंट्स जो है वो बच्चा है ओनली 14 ईयर्स का, मैं नाम नहीं बता सकती, सॉरी। ये उस क्लाइंट्स के मैम उसके पीठ में कुछ गांठ सा था, सूज रहा था। उसकी मम्मी जो है वो उनको लेकर कभी किसी डॉक्टर के पास कभी किसी डॉक्टर के पास भाग दौड़ कर रही हैं, लेकिन उनको डायग्नोस नहीं हो पा रहा कि इसे हुआ क्या है। और वो मैम 1 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल पैरालाइज हो गया, बिल्कुल अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था वो। उसको सपोर्ट की जरूरत मिली थी, खड़े होने के लिए, बैठाने के लिए। वो उठ के बैठ नहीं पा रहा था अपने आप, उसके पैर जो है वो मूव नहीं हो पा रहे थे, उसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी। फिर उसके बाद मुझे जब उसके बारे में ये चीज पता चली, मैंने उनकी होम विजिट की। वहां पे उनके पास जाने के बाद मैंने क्योंकि एक चीज मैंने सीख ली थी वहां पे कि टीबी जो है सिर्फ एक ही नहीं है, पल्मोनरी या फेफड़ों की नहीं है। टीबी कई प्रकार की हो सकती है और नाखून बाल को छोड़कर कहीं भी हो सकती है। तो मैंने ये सोचा कि एक बार मैं इनको डॉक्टर को दिखाती हूँ। मैंने वहां पे अपने चेस्ट क्लिनिक में उनको लेकर गई। वहां पे डॉक्टर वशिष्ठ ने उनको ट्रीट किया। उन्होंने देखा, उन सारी चीजें जांच की, उनकी एक एमआरआई लिखा उनका। एमआरआई के लिए मैम वो बहुत ज्यादा पुअर लोग थे, मतलब बहुत ज्यादा गरीब थे। उनके घर में ऑलरेडी उसके पापा को 2 साल पहले टीबी हो चुकी थी, पल्मोनरी। 4 बच्चे हैं उनके, वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, और सेकंड नंबर वाले उनके लड़के को ये दिक्कत हो रही थी। फिर भी हमने उनके सपोर्ट में कभी हमने थोड़े थोड़े पैसे करके इकट्ठे करके उनका एमआरआई वगैरह कराया। और एमआरआई कराने के बाद, एक्सरे वगैरह कराने के बाद उसमें पता चला कि उनके जो रीढ़ की हड्डी है उसमें टीबी है, बट वो गल रही है वो धीरे धीरे। उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी कि ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी। और धीरे धीरे जब वो ट्रीटमेंट लेने लगे मैम, 2 महीने के अंदर अंदर उनके पैर जो मूवमेंट थे वो मूवमेंट होने लगी। उसके बाद डॉक्टर को वहां पे वो सफदरगंज में उनको रेफर किया डॉक्टर ने कि आप एक बार हड्डी वाले डॉक्टर को भी दिखाओ कि और चीजें भी हो सकती हैं। तो वहां पे दिखाया तो उन्होंने डॉक्टर ने देखा, उन्होंने कहा कि इनका ऑपरेशन होना है, और इन ऑपरेशन बहुत जरूरी है क्योंकि ये इन्फेक्शन और फैल जाएगा। उसकी एक रीढ़ की हड्डी में है 3 आई डोंट नो मैम, मुझे तो इतना नहीं पता, लेकिन वो नीचे तक पूरा फैल जाएगा, फिर ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। और वो ऑपरेशन सक्सेसफुल भी नहीं हो पाएगा। ये मैं नहीं कह सकती कि हाँ ये खड़े हो जाएंगे, डॉक्टर ने साफ ये बोल दिया उनको। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि ट्रीटमेंट वो भी दे रहे थे और यहाँ से भी ट्रीटमेंट चल रही थी उनकी। उनका एक बेल्ट बना दिया कि हाँ आप बिल्कुल सीधे बैठे रहना, ताकि वो आपकी हड्डियां और ज्यादा वो ना मचके कि मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, ज्यादा प्रॉब्लम ना आ जाए। उसके बाद मैम 4 मंथ हो गए। 4 मंथ के बाद डॉक्टर ने बोला कि इनका ऑपरेशन करना है। जब वो गए वहां पे, मैंने कंटिन्यू वो मेरे फॉलोअप में ही थे। 5 मंथ हो चुके हैं मैम, और जब वो अपने पैरों में खड़े हैं आज के टाइम में, वो अपने पैर पे चलकर उस डॉक्टर के पास गए हैं जिन्होंने उनको कहा था कि इनका ऑपरेशन होना है। और वो देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ये आज अपने पैर पे खड़े कैसे हो गए।
और उन्होंने फिर ऑपरेशन कैंसिल कर दिया। मैं फिर डॉक्टर वशिष्ठ को दिखाया जो यहाँ पे डीटीओ है, उनको दिखाने के बाद उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है, आगे बस इनकी मेडिसिन कंटिन्यू रहेगी क्योंकि इनकी बॉर्न टीवी है। और वो आज के टाइम पे मैम वो मेरे घर पे है। मतलब मैं उसको देखती हूँ ना तो मुझे ये प्राउड होता है कि आज मेरे वजह से वो बच्चा जो पैरालाइज हो गया था, बिल्कुल बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा था, और वो अपने पैरों पे खड़े होकर आज हॉस्पिटल तक पहुंच रहे खुद। तो वो चीज मेरे लिए एक सक्सेसफुल है कि मैंने उनकी हेल्प करी। जिस थैंक यू सबा। और ऐसे तो बहुत सारे कहानियां होंगे आपके पास ना, बहुत बहुत सारे, तो यस ये मैम। बहुत अच्छा बात बताया आपने, और काफी एनकरेज बाकी सब टीबी चैंपियंस के लिए भी ये काफी एनकरेजमेंट देता है यस मैम। कि कम्युनिटी में काम करने से काफी सेटिस्फैक्शन और बिल्कुल थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा माइल जो बोलते हैं वो कम्युनिटी के साथ चलने से जान भी बच सकता है, और जो और ज्यादा सीरियस होने से भी बचा और सकते सब हैं। हाँ, बिल्कुल, यस मैम। तो सबा, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपको, थोड़ा सा न्यूट्रिशन और विमेन के ऊपर है। ओके। आप तो जानते हैं हमारे देश में कई महिलाओं को आवश्यक मात्रा में पोषण नहीं मिलता है। यस मैम। और ये जो टीबी के ट्रीटमेंट दवा जो है, ये लेने वाले महिलाओं को आपकी क्या सलाह है? आप उन्हें ये सुनिश्चित करने में कैसे मदद करते हैं, और उन्हें कैसे उनको ये पोषण मिले, ओके। इसके लिए आप क्या करते हैं कम्युनिटी में? ओके मैम। कम्युनिटी में जैसे कि महिलाएं जो टीबी पीड़ित होती हैं, तो कुछ उनके अंदर भी एक स्टिग्मा होता है कि वो जल्दी अपने सिम्टम जो है वो नहीं बताती हैं, चाहे वो अपनी फैमिली में ही हो। वो पूरे दिन अपने घर में काम करती रहेंगी, और काम करने के बाद उनको खाने का टाइम नहीं होता कि हम ये खा लें, कुछ खा कर ही काम करें, यानी बिल्कुल काम फिनिश हो जाएगा उसके बाद थोड़ा बहुत वो लेकर बैठते हैं, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है और टीबी उन पर हावी हो जाता है। टीबी की दिक्कत उनको हो जाती है, और उस दौरान भी फिर भी वो सिम्टम जो भी है वो धीरे धीरे अपने आप में झेलती रहती हैं। जब ज्यादा बर्दाश्त से बाहर होता है तब जाकर वो हॉस्पिटल जाती हैं, डायग्नोज होता है टीबी, तो वो ट्रीटमेंट लेती हैं। और ऐसी महिलाओं को मैं यही कहूंगी कि जो न्यूट्रिशन है वो सही टाइम पे नहीं लेने से ही उनको टीबी हुआ है, और अगर वो टाइम टू टाइम न्यूट्रिशन लेती हैं, अच्छा डाइट लेती हैं, तो वो उस चीज से बच सकती थी। तो मैम मैं तो यही कहूंगी कि आगे न्यूट्रिशन उनको अच्छा दिलाने के लिए मैं एज ए किसी जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं एनजीओ, उनसे नेटवर्किंग बनाऊंगी मैं, जो उनको जो न्यूट्रिशन दे सके, जो नीडी महिलाएं हैं, जो नीडी परिवार हैं टीबी क्लाइंट्स, तो उनको हम एक एनजीओ से जोड़ सकते हैं कि वो उन्हें टाइम टू टाइम अच्छा न्यूट्रिशन दे सके। कई एनजीओ ऐसी हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, और हम उनसे मीटिंग करके, उनसे बात करके उनको बोल सकते हैं ये कि हमारे पास इतने टीबी क्लाइंट्स हैं जिनको न्यूट्रिशन की जरूरत है, और हम उनको ये डाइट एक अच्छे मतलब तरीके से दे सकते हैं कि ज्यादा उनको इनफ हो कि हाँ ये इतना न्यूट्रिशन लेने के बाद इनको जो है ये टीबी से लड़ सकती हैं। सिर्फ मेडिसिन ही काफी नहीं होता मैम, ट्रीटमेंट से लड़ने के लिए उनका न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। और हमारे देश में जो है ना न्यूट्रिशन की ही बहुत कमी है। लोग जो है न्यूट्रिशन में इतना कमी करते हैं कि अभी मैंने देखा है ऐसे क्लाइंट हैं जिनको सिर्फ ट्रीटमेंट पे बैठे हैं लेकिन खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। वो दवाई खा रहे हैं, टाइम पे खा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कोई सुधार नहीं आ रहा। वो सुधार क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उनको न्यूट्रिशन टाइम पे सही से नहीं मिल पा रहा। वो खान पान सही नहीं रख पा रहे हैं अपना। उनका जो डाइट होना चाहिए, जो उनको मिलना चाहिए इस दौर टीबी के दौरान में, वो उनको नहीं मिल रहा। तो उसके लिए मैं यही करूंगी कि उनको मैं वो सपोर्ट दिलाऊं। वो आगे मुझसे जितना होगा कि मैं एनजीओ से मिलूं, या किसी अधिकारी से भी अगर मुझे मिलना पड़े, या मैम देखो ग्लोबली बहुत सारे फंड आते हैं, ये चीजें हैं, गवर्नमेंट के पास भी आती है, एनटीईपी के पास भी आते हैं, बट सिर्फ 500 रुपए वो बोलते हैं कि हम 500 रुपए उनको न्यूट्रिशन के लिए दे रहे हैं, बट वो इनफ नहीं है मैम 500 रुपए। और वो 500 रुपए उनके ट्रीटमेंट के दौरान उनको नहीं मिल रहे हैं, तो फायदा क्या है उसके बाद मिलने के?
अगर आप ट्रीटमेंट के दौरान उनको 500 की जगह उस 500 के अलावा 1000 तक में उनको कोई अच्छा हर महीने का राशन उनको दे दें कि हाँ आपके लिए ये राशन है, ये डाइट है, ये आपको खाना है, तो टीबी को वो खत्म कर सकते हैं। बट वो चीजें अभी तक नहीं हुई है। हम लेवल पे नहीं है। कम्युनिटी जो है, जो गरीब है, वो बहुत गरीब ही है, अमीर नहीं हो पाते। अमीर तो नहीं, लेकिन फिर भी एक अच्छा न्यूट्रिशन भी इंसान को मिल जाए, वो भी बहुत होता है, इनफ होता है मैम। थैंक यू सबा, वो बहुत अच्छा बताया आपने। तो आपका एक्सपीरियंस आपने जो शेयर किया है वो काफी वैल्यूबल है। So TB is treatable, is curable, and yet we have such high death rates. And as Sabah has said, it is very closely associated with nutrition. And when we look at women and access, she also touched on stigma. So these are some of the areas that the main TB response should also look at along with diagnostics and medications. Thank you very much for being a part of this, and have a good day.